हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो इससे पहले लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर अपलोडेड है और इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि ये किताबें किन किन को पढ़नी चाहिए। तो पहले तो स्टैंडर्ड 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो है ही, और नेक्स्ट यूपीएससी प्रेफर करता है 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की फिर अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है उन कैंडिडेट के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी तैयारी में है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, मतलब 2-3 बात बता देता हूँ। पहली बात यह है कि देखिए, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी सिलेबस देखो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ के हिस्ट्री के एस्पेक्ट क्या है, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटी के एस्पेक्ट क्या है। अब जो वो एस्पेक्ट है उसके लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक होना चाहिए, बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए। और बेसिक के बाद फिर आपका स्टैंडर्ड किताब में जा सकते हो, उसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन 6 से लेकर के 12 तक, 6 से लेकर के 12 तक, लेकिन अगर आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लोगे तो यकीन मानो आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा और स्टैंडर्ड लेवलिटी जो चाहिए, स्टैंडर्ड जो क्वालिटी चाहिए वो भी आ जाएगी। तो देखिए, तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें चीज़ें देखनी है, ना कि क्लास देखना है कि ये क्लास 6 का किताब है, ये सब नहीं देखनी है। हमें ये देखना है कि हम जिसकी तैयारी में है क्या उस सिलेबस से ये आता है। हाँ आता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तक हमने पढ़ा चुके। अब आप लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। देखो, किताब में क्या होता है ना कि एक पिछला जो चैप्टर होता है उसका रिलेशन अगले चैप्टर से ज़रूर होता है। जब हम हिस्ट्री का पहला लेसन पढ़े थे तो उसका संबंध दूसरे से था, दूसरा हमने जो पढ़ा उसका संबंध तीसरे से था, तीसरा का संबंध चौथे से, और चौथे का संबंध पाँचवें से है। जो कि पाँचवा चैप्टर अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किताबें पढ़े और फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि किताबें और जो ढांचे हैं वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चुनाव का दिन देखिए यहाँ पर है, जब शंकर तो काफ़ी इसी तरीके से स्टार्ट होता है। मतलब एक डोमेस्टिक के लिए सवाल करके एनसीईआरटी किताबें काफ़ी बेहतरीन किताब है ये। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल चुनाव के केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी समझाने की कोशिश की और कहा, हम आज अपना शासक चुनने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी पर सवाल होगा। तो इन्होंने कहा, इनके नाना जी ने कहा शंकरन के कि आज हम अपने शासक चुनने जा रहे हैं, अपने लीडर चुनने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, तो अब सवाल है ना, अब कुछ लोग शासक कैसे बने, अभी तो कैसे बने, अभी तो वोट दे करके बन रहे, लेकिन पहले कैसे बने, तो ये सवाल है। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव कैसे करते हैं, मतदान के जरिए करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, तो अत्याचार में आपने पढ़ा था राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। अभी पढ़ा था ना हमने, वैदिक युग में पढ़ा था कि राजा कैसे चुने जाते थे। राजा को चुनने के लिए जन होते थे, जन समुदाय का मेंबर होता था और वो क्या करता था, राजा को चुनता था। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब परिवर्तन हो गया ना, पहले तो जन चुनते थे, यानी कि लोग के सलाह मशवरे से जो है राजा का चुनाव होता था। जो बहादुर होता था, जो ज्ञानी होता था, जो कर्मठ होता था, जो शक्तिशाली होता था, तो वो लोग राजा चुने जाते थे। लेकिन फिर करीब 3000 साल पहले फिर राजा बनने की प्रक्रिया में 3500 साल पहले ये था, वैदिक काल, हम 3500 साल की बात करें कि राजा जन के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन बाद के फिर 500 साल के बाद फिर 3000 साल पहले फिर क्या हो गया कि प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आ गया। अब कुछ लोग बड़े बड़े लोग यज्ञ करवाने लगे, मूर्तियाँ और मंदिरों की बड़े बड़े स्थापना करने लगे, तो आयोजित कर राजा के प्रतिष्ठित हो गए। अब क्या हो गया, लोगों में उसका ख्याति हो गई, लोगों में उसका चर्चा होने लगा। अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ जो ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध देखो, अब अश्वमेध यज्ञ है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, इसमें सवाल बनेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसका आयोजन, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब अब क्या है अश्वमेध, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की, मतलब राजा के जो भी लोगों है उसकी देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। इस घोड़े की किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अब उस घोड़े को कोई रोकेगा नहीं। जो राजा के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उसके द्वारा उस घोड़े को छोड़ दिया गया। अब उस घोड़े को कोई भी राज्य में अगर वो चला गया तो दूसरा राजा का ये कर्तव्य है कि उसके ऊपर हमला या फिर उसको कब्जा नहीं करना है। अगर वो कब्जा करेगा तो उससे उसकी लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मतलब समझ गए बात।
मतलब जिस किसी व्यक्ति ने घोड़े को, उस व्यक्ति जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसके घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया, भले ही वो किसी दूसरे के राज्य में है, तो माना जाता था कि वो व्यक्ति उस जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस व्यक्ति की शक्ति को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर जिसने उसको पकड़ लिया तो इसका मतलब ये था कि उस व्यक्ति को वो चैलेंज कर रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, अब मेरे से युद्ध करो। तो इस तरह से युद्ध होता था और फिर चीज़ें बदल जाती थी। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, मतलब ब्राह्मण ये लोग करवाते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर राजा के विजयों तथा अन्य गुणों की गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। शिव अथवा वैसे जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन वर्ग शामिल है। तो ये स्पष्ट करता है, ये चीज़ें क्या करती है, यह स्पष्ट कर रही है कि अश्वमेध यज्ञ से क्या हो रहा है और अश्वमेध यज्ञ की क्या औचित्य थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे। ठीक है, तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। उत्तर भारत गंगा यमुना क्षेत्र जहाँ पर कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। मतलब उत्तर वैदिक कहा जाता है इसलिए क्योंकि ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इनके अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि यजुर्वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और प्राचीन ग्रंथ होने के साथ साथ और भी उसमें कई सारी चीज़ें मैंने बताई। तो उसके बाद ये ग्रंथ है उत्तर मतलब गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्र में ही इन ग्रंथों का जो है ग्रंथों का निर्माण हुआ। ये कौन से है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विद्या बताई गई है, उनके सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, कर्मकांड वगैरह ज़्यादा इसके अंदर है। ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में। तो उस समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित था, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला। देखो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब वैदिक काल के बाद जो ग्रंथ रचे गए, मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें कर्मकांड और फिर व्यक्ति समाज के बारे में जो वर्णन है उसमें किस किस समूह के बारे में है। तो देखिए, ये पुरोहित मतलब ब्राह्मण, योद्धा मतलब क्षत्रिय, कृषक हो सकता है वो शूद्रा हो, पशुपालक व्यापारी वेश हो, शिल्पकार शूद्रा हो सकता है, श्रमिक मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाला, सब लोग शामिल थे। जहाँ कुछ लोग पुरोहित तथा योद्धा व्यवसायी थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन से ग्राहक निर्धन थे। तो यह समाज की व्यवस्था बताई जा रही है कि समाज में पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला। तो इसमें बताया जा रहा है कि धनवान कौन थे? जाहिर सी बात है योद्धा व्यवसायी थे, कृषक व्यापारी भी कुछ धनवान हो सकते हैं, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, ये लोग निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने ही, देखिए आप समझ में आ रही बात, ब्राह्मणों ने ही, मतलब ये ईश्वर ने विभाजित नहीं किया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है, हाथों से क्षत्रिय, कमर से वेश और पैर से शूद्रा। तो ये विभाजन किसने किया? ये ब्राह्मण व्यक्ति ने किया, इंसानों ने किया, ईश्वर ने नहीं किया। ईश्वर के दृष्टिकोण में कोई काला कोई गोरा से बड़ा नहीं है, कोई गोरा कोई काला से नहीं, कोई माटा किसी छोटे से नहीं, कोई छोटा किसी नाटे से नहीं, सब एक समान है। इंसानों ने यह विभाजन किया है। तो देखिए क्या है, तो इनने पुरोहितों ने क्या किया, वर्ण में विभाजित कर दिया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग काल निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था, उसका काम वेदों का अध्ययन करना, पढ़ाना, यज्ञ करवाना। ठीक है। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, उसका काम युद्ध करना, लोक की रक्षा करना। तो तीसरा स्थान जो है वेश्या का था, इनका काम कृषक, पशुपालक, व्यापारी के काम गतिविधियों में काम करना। और चौथा वर्ग था क्षत्रिय और वैश्य, मतलब चौथा वर्ग था वैश्य, मतलब इनको सबकी सेवा करनी है। मतलब वेश की क्या काम करती कि इनको सबकी सेवा करनी है और सारे लोगों का अधिकार है कि ये इनकी सेवा करें, मतलब सारे लोग ये पात्र हैं कि ये सेवा करें इनकी। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, इसका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। उन्हें कोई अनुष्ठान करने का था, अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ वगैरह, मंदिर जाना या फिर कोई समारोह वगैरह ये सब इस्टेब्लिश करना। तो ये सब अधिकार इन लोगों को नहीं था, शूद्रा को नहीं था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी यह अधिकार नहीं था कि वो वेद पढ़ सकते हैं, तो यह अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों ने क्या कर दिया, पहले तो एक बार विभाजन कर दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय हाथ से, कमर से वेश और पैर से शूद्रा। और फिर बाद में क्या हुआ कि अब जन्म के आधार पर ये तय होना शुरू हो गया। अब पुरोहित के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है जो पहले एक बार ब्राह्मण आप बना दिए, अब उससे जितने बच्चे पैदा हो रहे तो उसको कह रहे हैं कि ब्राह्मण के मुख से पैदा हो रहा है। फिर क्षत्रिय जिसको पहले निर्धारण किया गया था, अब उससे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका यह तय होने लगा कि यह क्षत्रिय में से आ रहा है। और जो फिर वेश का जिसका निर्धारण किया गया था उसमें से जितने पैदा हो रहे थे उसको वेश में डाल दिया।
अब फिर शूद्रा जिसको निर्धारण किया था उसमें जितने बच्चे पैदा हुए उनको शूद्रा करने लगा। तो समाज की एक बहुत बड़ी कुरीतियाँ जो ज़माने के साथ साथ जो है बन करके निकल के आई, जो हमारे समाज में इस तरीके से रच बस गई कि फिर काफ़ी तकलीफ दिया हमारे देश को, जिसकी वजह से अंग्रेज़ भी यहाँ पर एक लंबे टाइम तक हुकूमत कर पाया और इसकी वजह से हमारे देश का काफ़ी नुकसान हुआ। और आज भी कुछ ऐसे पुरोहित और जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं या फिर क्षत्रिय, उनके दिलो दिमाग में शूद्रा नाम का ये वर्ड अभी भी निकला नहीं है, जड़ से अभी तक नहीं निकला है। आज भी ये चीज़ समाया हुआ है। हालांकि ये समाज की कुरीतियाँ थी, हालांकि एक इंसानों के द्वारा बांटा गया ये चीज़ था जो खुद को बड़ा करने के और किसी को नीचा गिराने का, उसको इस्तेमाल करने का तरीका अपना कर रखा था। ये कोई ईश्वर के द्वारा बांटा गया कोई तरीका नहीं था। ठीक है, तो पुरोहितों के अनुसार इन लोगों ने ऐसा कर दिया। तो अछूत वर्गों में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे और इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाते थे या जलाने का काम करते थे। तो इन लोगों को अपवित्र माना जाता था। बताइए, मतलब कार्य के हिसाब से अगर कोई नाला साफ करता है तो बताओ, तो नाला में गंदगी कौन फैला रहा है? मतलब गंदगी फैलाने वाला ज़्यादा पापी हुआ या फिर गंदगी साफ़ करने वाला? सपोज दैट कोई बंदा अपने को ऊंचा ख़ानदान का, ऊंचा बड़ा, अपने आप को अमीर समझता है और वो कूड़ा कचरा फेंकता है, नाले में गंदगी फैला रहा है, शहर में गंदगी फैला रहा है, मतलब कुछ तो कर रहा है ना। और फिर जो उसको सफाई कर्मचारी जो उसको साफ़ कर रहे हैं, तो दोनों में से बड़ा पापी कौन है? कौन है? साफ़ करने वाला पापी है या फिर फैलाने वाला पापी है? आप तय कर लो अपने मन में। ठीक है, तो इंसान वही पापी होगा ज़्यादा जो फैला रहा है। मतलब पापी का क्या सवाल है, मतलब होती है इंसान, मतलब ये दिनचर्या है इंसान की चीज़ चलती है, लेकिन ये तय कर लेना कि वो साफ़ कर रहा है तो वो अपवित्र हो गया, तो ये सब गलत बात है। तो लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया बाद में जब चीज़ें चली, है कि नहीं, बहुत इसका संघर्ष हुआ। अब जनपद की बात है, महायज्ञ को करने वाले राजा जन को राजा ने ना होकर जनपदों का राज माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 39 में देखिए। तो अब ये बात तो आप समझ में आ गई है। अब जनपद की बात है, महायज्ञ को करने वाला राजा अब जन के राजा हो गया। मतलब जो जिस राज्य में जो महायज्ञ कर रहा है, अब उस राज्य का वो जन का क्या, उस जन के, उस राज्य के जितने भी जन है, मतलब जितने भी समुदाय के लोग हैं, उनका वो क्या हो गया? राजा हो गया। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि जन के बसने की जगह, मतलब इंसानों के रहने की जगह। तो ये बात जनपद का हो गया। जन मतलब व्यक्ति समुदाय और जनपद व्यक्ति समुदाय जहाँ पर बसते हैं उनको ये नाम दे दिया गया। हम जानते हैं कि जो कौटिल्यों के बारे में, जनपद के बारे में 16 महाजनपद ये सब वर्णन है। अशोका साम्राज्य के बारे में फिर इसमें कुछ चीज़ें जो है संबंधित आपको मिलेगा। तो ऐसा है कि जैसे कि एक चीज़ क्या होता है दूसरी चीज़ से लिंक्ड होता है कहीं ना कहीं। अब देखिए, चित्रित धूसर पात्र, ये कुछ चित्रित धूसर मिट्टी के कुछ बर्तन है, उसी को कहा जा रहा है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ, कटोरियाँ ही मिली है। यह पात्र बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए किया जाता था। पुरातत्वविद इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एक एटा के पास अंतरज खेड़ा इनमें प्रमुख है। मतलब इन सारी जगहों की पुरातत्वविदों ने खुदाई की है। तो खुदाई से ही इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़े में रहते थे या मवेशियाँ तथा अन्य जानवरों को पालते थे, या चावल या गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल फसल क्या उपजाते थे। तो क्या इन सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में है? तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जनपद की बात चल रही है, राज्य की बात चल रही है, और जो यहाँ पर फसलों की बात है, क्या इनका संबंध 3 में से है जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था? तो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसमें धूसर कुछ लोग रंग होते थे। इन पुरास्थलों के कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा इनके नाम भी स्पष्ट है, बर्तनों पर चित्रकारी की गई, मतलब धूसर वही है। चित्रित धूसर पात्र मतलब बर्तनों पर चित्रकारी की गई, जो उसी को कहा जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा जनपद। जनपद आपको समझ जन से बना है जनपद, ठीक है। अब महाजनपद की बात है, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अब कुछ जन मतलब व्यक्ति समुदाय, पद अब उस स्थान में रहने वाले लोग, तो जनपद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ज़्यादा इसका ख्याति हो गई। तो फिर इसी जनपद से फिर क्या हो गया, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब जनपद को ही 2500 साल पहले फिर क्या हो गया, महाजनपद इसको कहा जाने लगा। तो मानचित्र 4 देखो, और मानचित्र 4 में आप देखोगे कि कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। तो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसा कि आज होता है कि नहीं। हर राज्य की राजधानी होती है, फिर देश की राजधानी होती है। राजधानी क्या होता है? राजधानी होता है इस वजह से कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती है जिसकी वजह से उसकी महत्वता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम भी हुआ करता था। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटें या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। तो ये बात है। तो जाहिर सी बात है, जो राजधानी होता है उसको काफ़ी किले बनाए जाते हैं, उसको काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो उस वक्त में भी दिया जाता था महाजनपद बनने के बाद, और फिर उसकी राजधानी तय होने लगी। तो पैमाना नहीं दिया गया। मानचित्र 4 देखो, महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के लिए इसकी अधिक परिश्रम करना पड़ता होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता करनी पड़ती होगी, मतलब किले बनाना। अब सवाल आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि किले क्यों बनाते थे राजा?
किले बनाने का मकसद क्या था? किले बनाने का मकसद दूसरे राज्य के राजाओं से डर के या फिर उनके पर नज़र रखने के लिए, उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शहर को हिफाजत करने के लिए। तो इसके लिए इंतजाम करना पड़ता होगा, काफ़ी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता होगा, ख़ासतौर से जो गरीब वर्ग के लोग होंगे। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान कर समय आह सिक्कों के रूप में होता था। पृष्ठ 84 पर चित्र देखो। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो फिर क्या होगा, चीज़ें अब चेंज हो गई। अब राजा जिस तरीके से महाजनपद हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। राजा का पदवी जो है वंशानुक्रम हो गया, और फिर जो है राजा अपने दूसरे राज्य से जो है युद्ध भी हो रही चल रही है। राज्य को सजा जा रहा है, मतलब किले बनाए जा रहे हैं, इमारतें बनाई जा रही है, और फिर जो है नियमित तौर पर सेनाएं रखी जा रही है, उसका भुगतान हो रहा है, सिक्कों की छपाई हो रही है। तो ऐसी चीज़ें हो रही है। तो कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार के अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखो यहाँ पर कौशाम्बी किले की दीवार आपको चित्र किताब में दिखेगा, यहाँ पर चित्र नहीं है। तो कर की बात करें, अब चूँकि राजा सेना रख रहा है, राजा व्यवस्था कर रहा है हर चीज़ों की, उसके लिए अब उसको धन चाहिए, छपाई भी हो रही है, पैसे भी तैयार किए जा रहे हैं, ये सब समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब राजा कर लेना शुरू किया, टैक्स। महाजनपदों के राज विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले तो सरदार होता था, राजा होता था, जिनको उपहार के ऊपर वो टिके रहते थे। राज्य जब किसी से छीन करके लाते थे, या फिर लड़ के लाते थे, या फिर हरा करके लाते थे, या वसूल करके लाते थे, तो उनको बांट लिया जाता था आपस में, पुरोहितों को, राजाओं के बीच में, और फिर जो बच जाए समुदायों के बीच में। फिर क्या हो गया, राजा जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगा, अपनी चीज़ें ठीक करने लगा अपने तरीके से, जब महाजनपद जब निर्माण हो गया, विशाल राज्य का निर्माण हो गया, और काफ़ी आवश्यकताएं हो गई, तो फिर क्या हो गया, तो जो उपहार का जो सिस्टम था वो चेंज होकर के कर वसूली का सिस्टम लागू हो गया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा, मतलब 1/6 क्या होता था, कर के रूप में ले लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, श्रम के रूप पर भी श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, मतलब श्रम करके काम करके कर चुका सकते हैं, मतलब काम के रूप में, मतलब कर चुकाने के लिए काम कर सकते हैं। तो जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार राजा के लिए एक महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। मतलब ये कर का, ये टैक्स का ये सिस्टम बनाया गया कि जो बुनकर है, कामगर है, वो 1 महीने में 1 दिन राजा के लिए काम कर देगा तो कर हो जाएगा। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों, संगारों को जंगलों से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खास संग्राहक राजाओं को क्यों देते होंगे, तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो कर का ये प्रणाली बताया जा रही है कि पशुपालकों, व्यापारियों, आखेटकों किस किस चीज़ों पर उनको कर देना पड़ता था, कैसे देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। चूँकि अशोक साम्राज्य की जो स्थापना हुई, एक बहुत बड़े साम्राज्य जो मगध नाम से विख्यात है, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा। लोहे का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर तरीके से होने लगा था। कठोर ज़मीन की लकड़ी को फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसकी फसलें की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान के पौधे तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे, और कमर तौर परिश्रम भी नहीं लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब देखिए, अब ये काम बढ़ गया। जो पहले ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा भी कैसे किस तरीके से चीज़ें बढ़ गई थी, तो अब ये काम खेती बाड़ी जो आज भी देखते हैं किसान की हालत इतनी ख़राब है, ये वहीं से ये सब चीज़ें चल रही है। जो माइंड सेट चला आ रहा है, ये काम कौन, ज़्यादातर दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बड़ी बड़ी बातें हम किसानों के लिए करते हैं, लेकिन आज भी किसानों की हालत दासियों से बढ़कर नहीं है। समझ सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? अब चीज़ों को जो बदलाव आ रही है, इसको प्रोत्साहन देना राजा की क्यों दे देते हैं? जाहिर सी बात है, राजा व्यवस्थाओं को, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता किसी चीज़ की होती है तो फिर वो चीज़ धीरे धीरे खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो मानचित्र 4 देखो, पृष्ठ 49 में। मगध ढूंढो, मगध, ठीक है, आज का पटना, मगध। लगभग 200 साल पहले, 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मतलब 200 साल, उस वक्त के 200 साल की बात है, महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, मतलब पटना से होकर के बहती थी, आज के पटना है। यातायात का अच्छा साधन था। जल वितरण, जमीन का उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले लोग हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर से सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलते थे। इसके अलावा इसमें क्षेत्र में लोहे के अयस्क की खदानें हैं, मतलब लोहे और अयस्क की भी खदानें थी। यहाँ पर मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए उपयोगी था। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अब चीज़ें शुरू हो रही है, सवाल कम्पिटेटिव एग्जाम में बनेंगे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली
शासक थे, एक था बिंबुसार और दूसरा था अजातशत्रु। तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब इनके पैरेलल और भी तो जनपद होंगे ना, तो ये सबसे शक्तिशाली थे, ठीक है, मगध में ये सबसे शक्तिशाली थे बिंबिसार और अजातशत्रु। तो ये हर तरीके अपनाते थे दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए। तो महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाअपनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपना नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। मतलब इनके बारे में कहा जा रहा है कि महापनंद ये एक महत्वपूर्ण उस वक्त के शासक थे, इन्होंने क्षेत्र उत्तर से पश्चिम तक अपना राज्य फैला रखा था। अब बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगिरी, मतलब बिहार में राजगिरी में इसकी राजधानी थी। अब बाद में इसका राजधानी क्या हो गया, पाटलिपुत्र बन गया। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, 2300 साल पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता, भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। और जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इसको आपने कई सारे इस पर एपिसोड भी बनाया गया है, ड्रामा भी बनाया गया है। तो आप देखिएगा कि कितना शक्तिशाली हो सकता है हमारा राज्य उस वक्त मगध, कि सिकंदर जैसा, जो कि मैसिडोनिया का एक बहुत बड़ा उस वक्त में कह लें कि अपना बहुत ख्याति रखता था सिकंदर, और काफ़ी दूर तक कह लें कि एशिया और पश्चिमी मिस्र वगैरह काफ़ी बड़ा इलाके को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और जब उसके ने मगध की ओर कुछ करना चाहा, मतलब इस पर यहाँ पर हमला करना चाहा, तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? डर लग गया होगा। तो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद की सेनाओं के बीच में क्या अंतर लिखता है, देखो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उससे टैली करके चलो, ठीक है। अब देखिए मगध के बारे में हमने पढ़ लिया, अब वज्जी के बारे में जानो। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, ठीक है। जैसे कि अभी कैसे है बिहार, उसके बगल में उत्तर प्रदेश, तो वैसे ही वज्जी था। अब वज्जी के बगल ये जो है इसके नज़दीक में ही था, मतलब पाटली मगध के नज़दीक ही था, और जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, ये भी बिहार में ही है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। मतलब यहाँ पर शासन व्यवस्था ऐसी थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे, गण या संघ में कई शासक होते थे, और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब गण को समझ लो आप पार्लियामेंट, संघ को समझ लो पार्लियामेंट, और गण को समझ लो आप मेंबर, ठीक है, वो मेंबर मिनिस्टर, ठीक है। संघ को पार्लियामेंट समझ लो, ऐसे समझो, और गण को समझ लो आप मेंबर, मतलब वो मेंबर जो कैबिनेट के सदस्य हैं, जो सरकार में भागीदारी है। तो ये सब पैरेलल शासन करते थे, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। मतलब अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह, सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे। तय करना मतलब बातचीत के विवाद जो भी हो जाए, तो एक साथ बैठ करके ये लोग जो है संघ क्या करते थे, एक साथ ये जो संघ में जो जन थे एक साथ बैठ करके तय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के मामला है चर्चाएँ करते थे। स्त्रियाँ, दास तथा काम करके इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो बुद्ध तथा महावीर के बारे में बात होती है, अच्छे में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, ठीक है। मतलब गण समझ रहे हो, गण या संघ से ही संबंधित थे। जो हम गण और संघ की बात अभी कर रहे थे, संघ पार्लियामेंट समझ लो, गण उसके मिनिस्टर समझ लो, तो ये उसी में से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर उन्हीं खानदान में से थे। तो बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ का मतलब होता है संगठन। गण का मतलब क्या होता है, कई सदस्यों वाले समूह से किया जाता है संबंध इसका, और संघ का मतलब संगठन, समझ रहे बात, ऑर्गेनाइजेशन। तो वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो वज्जी संघ का मतलब दीर्घ निकाय, इसको कह लें कि एब्रॉड मीनिंग में लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2200 साल पहले लिखा गया था। अब जो वज्जी का जो संघ का वर्णन यहाँ पर जो बात है, इसे दीर्घ निकाय से लिया गया, एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, और इसका व्याख्यान मतलब ये करीब 2200 साल पहले लिखा गया था। अब बात हम करेंगे अजातशत्रु और वज्जी संघ, ठीक है। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण कर, वज्जी के जो संघ थे, यानी कि वज्जी संघ अभी पढ़ रहे थे, संघ ऑर्गेनाइजेशन, वज्जी गण, उनके मिनिस्टर। तो अजातशत्रु का ये कोशिश था, मतलब हमने पढ़ा अजातशत्रु और बिंबिसार मगध का सबसे शक्तिशाली राज्य था, शक्तिशाली राजा थे। तो अब क्या ये कि इन पर हमला करना चाह रहे वज्जी के संघों के ऊपर, ठीक है। अजातशत्रु उन्होंने अपने मंत्री वस्वकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अब बुद्ध को सलाह के लिए भेजा, क्योंकि बुद्ध बड़े ज्ञानी होंगे। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते, मतलब जाहिर सी बात है, वज्जी में क्या था, संघ था, संघ में क्या था, गण था, गण सभी राजा थे। तो ये पूछ रहे बुद्ध कि क्या सभी सभाएं उपस्थित होते हैं, नियमित रूप से वार्तालाप होता है। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे। वाह क्या बात है। यानी कि गौतम बुद्ध से जब सलाह लेने के लिए अजातशत्रु गया कि वज्जी पर आक्रमण करना है, वज्जी संघ के ऊपर,
तो बुद्ध ने पूछा कि क्या वो सभाएं नियमित रूप से चर्चित होते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं? तो पता चला हाँ ऐसा करते हैं। तो वज्जीवासी, तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब उन्नति में रहेंगे। मतलब एक साथ, एक मैसेज यहाँ पर, बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर बुद्ध ये बताना चाह रहे कि अगर एक साथ संगठन बना करके अभी भी उनके अंदर भ्रातृत्व है, एक दूसरे का सहयोग है, त्याग है, तो उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब अजातशत्रु को बता दिया कि अगर वो संघ एक साथ है तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहे होंगे, आपस में मिलकर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़े सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शर्तों तनख्वाहों में इज्जत का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या ज्ञान पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ या अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। अब वज्जी की बात है, वज्जी जो संघ है महाजनपदों से कैसे भिन्न था? 3 अंतर बता दो। कई शक्तिशाली राजा इन संघ को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। तो शक्तिशाली राजाओं ने चाहा कि जो संघों पर आक्रमण करके इन पर अपने कब्जे में कर ले, लेकिन 1500 साल तक फिर भी जो है संघ का राज्य चलता रहा और फिर गुप्त शासकों ने इस पर विजय प्राप्त करी, अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे, ठीक है। तो अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। अब अन्य अंतर दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं। एथेंस और यूनान ढूंढो, यूनान और एथेंस ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासक व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र, देखो अब यहाँ से सवाल बनते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ लिंक्ड करके इसको पढ़ने की कोशिश करो। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। मतलब प्रजातंत्र, वर्चा का शासन, गणतंत्र का जो स्थापना जो की गई थी, एथेंस और मिस्र की बात है, यूनान की बात है, 2500 साल पहले। तो 200 साल तक ये चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्ति, जो दास नहीं थे। अब इसमें अपने गण चुनने का, अपने शासक चुनने का अधिकार उन व्यक्ति को था जो 30 साल के थे और किसी दास वर्ग से नहीं आते थे। वहाँ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाए जाते थे। अब देखिए, एक पार्लियामेंट भी था, मतलब एक कमेटी भी थी जो 40 बार साल में मिलती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ऐसा ही हमारे देश में भी होता है। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां की जाती थी। अब पदों पर शासन की पक्ति जो नियुक्तियां होती थी, जो पद होता था, एथेंस और यूनान की बात कर रहे हैं, कि नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, मतलब औरतों को नहीं था, देख लो। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो देखो, एथेंस की बात कर रहे हैं हम, किन्हें नागरिक अधिकार नहीं था? महिलाओं को नहीं था, दासों को नहीं था, और वो अपने प्रजातंत्र के माध्यम से अपने शासक चुनने के लिए वो वोट भी नहीं कर सकते थे। तो कल्पना करो, वो क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? तो इस तरह से अब जब दासों को नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वास्तव में ये जनतंत्र था, प्रजातंत्र था? तो ये सवाल आपसे की जा रही, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झाँक रहे हो जहाँ मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। बड़ा खूबसूरत सवाल है। मतलब वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झाँक रहे हो, वैशाली के बारे में भी पढ़े ना, उस सभागार में तुम झाँक रहे हो, मगध के राजाओं के द्वारा आक्रमण की प्लानिंग चल रही है। तुमने क्या सुना? वो लोग क्या चर्चा कर रहे होंगे? बड़ा काल्पनिक सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। बताओ, याद करें, सही या गलत बताओ। तो ये कुछ सवाल है, इसको हल करो। उपयोगी शब्द: राजा, सुमेकित, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पदरोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र, समाज के समूह। कुछ सवाल है, तो इन सवालों के जवाब लिखो। और इसी के साथ चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर कहोगे बच्चों कि सवाल का जवाब भी बता दीजिए, दूसरा वीडियो में मैं ये भी बता सकता हूँ। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मोटिवेट करो। थैंक यू।